Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video we are going to talk about something very important, which is vacancies. So yes, finally vacancies आ चुकी हैं, and not only 1, 2, 10 or 100 but in total 2424. So कम vacancies नहीं है बल्कि बहुत सारी vacancies आई है, and ये vacancies कहाँ आई है? HPSC, which stands for हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. सो येस, हरियाणा के सारे सिटीजन्स या जो भी सराउंडिंग स्टेट्स, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, ये सब के सब कैंडिडेट्स के लिए ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो इफ़ यू आर समवन जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे फॉर्म फिल करें, फॉर्म कब से ओपन हो रहे हैं, कब आपकी एंडिंग डेट है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है एंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम मैं आपको स्क्रीन पे फॉर्म दिखा रही हूँ, और फॉर्म देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, बिकॉज इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं एलिजिबिलिटी से लेके, पेपर पैटर्न से लेके. सो मेक श्योर कि आपको सब पता हो. ओके, सो 2 अगस्त को ये न्यूज़ आई है, एंड आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके ओपन होंगी 7 अगस्त से. 7 अगस्त से लेके आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 27 अगस्त. तो 27 अगस्त इज द लास्ट डेट आप जब फॉर्म फिलिंग की. सो आप फॉर्म फिलिंग लास्ट कर सकते हैं 27 अगस्त तक. एंड उसके बाद यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी के बारे में. सो एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये है, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, सो एलिजिबिलिटी से पहले विल सी हाउ टू अप्लाई. अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे वेबसाइट बता रखी है HPSC की, विच इज hpsc.gov.in. सो आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं. फॉर्म फिलिंग में आपकी जो लास्ट डेट है एज आई हैव टोल्ड यू 27 अगस्त है, और 5 बजे तक आपके पास टाइम है. 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. एंड ओके, बिफोर टेलिंग द एलिजिबिलिटी, आई गेस आपको मुझे बता देना चाहिए कि कितने डिपार्टमेंट्स में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज आई हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम सी, यहाँ पे 27 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आ रखी हैं. सो वैकेंसीज इंग्लिश से लेके जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन हो गया, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में. सो एज यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट बॉटनी में है, केमिस्ट्री, कॉमर्स. ये जो डॉक्यूमेंट है मैं लिंक कर दूंगी कमेंट्स में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. बॉटनी में जैसे आप देख रहे हैं 50 जर्नल में आई हैं, SC में 19 है यहाँ पे, और बाकी कोटास के आगे लिखे हुए हैं. EWS का हो गया, टोटल सीट्स 98 हो गई आपकी बॉटनी में. केमिस्ट्री में आपकी 123 टोटल सीट्स है. आपको अपना देखना पड़ेगा आपका रिजर्वेशन है नहीं है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो उसको देख के आपको देखना पड़ेगा कि आपके कोटे में आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसमें कितनी सीट्स हैं. ठीक है, कॉमर्स में 94 आई है, कंप्यूटर साइंस में 26 आई हैं, डिफेंस स्टडीज में 12, इकोनॉमिक्स में 17, एंड इंग्लिश मैन 312 जर्नल में एंड 120 SC में, और इन टोटल इंग्लिश सब्जेक्ट में 613 है. सो अगर आप कोई एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, सो आई मस्ट से, और आपका नेट क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, मास्टर्स आपके पास है, तो दिस इज लिटरली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि इंग्लिश के सब्जेक्ट में इतनी सारी वैकेंसीज, देयर इज अ वेरी हायर पॉसिबिलिटी दैट इफ यू आर समवन हु इज अ एलिजिबल कैंडिडेट एंड डिजर्विंग कैंडिडेट, तो आपको ये सीट मिलेगी. एंड आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आपका डिजर्विंग होना भी क्यों इंपॉर्टेंट है. सो या इंग्लिश वालों के लिए मतलब सीरियसली दिस इज अ ग्रेट टाइम. सो अगर आपने इंग्लिश के हैं तो प्लीज फॉर्म फिल करना, एटलीस्ट गिव इट अ चांस. ठीक है, एटलीस्ट ऐसे. और आपको सच में, आप यू वोंट बिलीव, देखो आप जनरल कैटेगरी में भी 312 आ रखी हैं, और इन टोटल आप किसी भी कैटेगरी में देखेंगे, SC में देखें, आप बैकवर्ड क्लास में देखें, EWS में देखें, बहुत अच्छी सीट्स आ रखी हैं. सो फॉर ऑल द इंग्लिश कैंडिडेट्स दिस इज योर टाइम, जस्ट गो फॉर इट. एंड उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस में 6 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 7, फाइन आर्ट्स में 7, ज्योग्राफी में भी 316 सीट्स हैं इन टोटल. ज्योग्राफी वालों कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है. हिंदी में भी अच्छी है, 139 इन टोटल, हिस्ट्री में 123, होम साइंस में 28, मास कम्युनिकेशन में 8. ओ डैम, माई सब्जेक्ट इज मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, एंड इसमें जर्नल में 2 सीट्स हैं. मैं जर्नल कैटेगरी की हूँ, मेरे पे 2 सीट्स हैं. मैन, आई एम नॉट गोना फिल दिस फॉर्म बिकॉज 2 हैं एंड आई कांट पुट माई एनर्जी. लिटरली 2 सीट्स में नो, आई एम नॉट डूइंग दिस. मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, बट इट डजंट मीन आपको नहीं करना है. आप लोगों के, अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि इनमें बहुत सारी सीट्स हैं तो कर लीजिए प्लीज. पर मेरे सब्जेक्ट में आई रियली विश कि 20 सीट्स एटलीस्ट आई होती तो मैं करती. 2 सीट्स में आई डोंट हैव दिस एनर्जी, मैं नहीं करने वाली हूँ. PhD कैंडिडेट होते हैं, बहुत कुछ होता है. मैथमेटिक्स में यहाँ 163 है आपका, फिलोसफी में 3, फिजिकल एजुकेशन में 126. सो आप ऐसे देखेंगे बहुत सारे, साइकोलॉजी में 85.
सो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आ रखी हैं। सो एक बार देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि मे बी आपके सब्जेक्ट में बहुत वैकेंसीज है, और जिन भी सब्जेक्ट में ट्रस्ट मी 100+ वैकेंसीज है ना, वहाँ पे आपका बहुत अच्छा चांस है। सो एक बार आपको ये देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सो फर्स्ट आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 55%। सो यहाँ पे 55% आपके लिए मिनिमम है, ठीक है, मास्टर्स में। सेकंड आपके पास नेट हो सकता है या सेट हो सकता है, और आपके पास पीएचडी डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, नेट नहीं है, तो भी आप एलिजिबल है, और नेट या सेट में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट नेट है तो ऑब्वियसली इट्स अ बोनस पॉइंट। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली अगर आप फाइन आर्ट्स के एक स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी अलग से देख सकते हैं, बिकॉज इनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग से एक मतलब थोड़ी सी लीनियंसी दी गई है। एंड ऑल्सो फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, उनके लिए भी एक्चुअली नेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नेट मैंडेटरी नहीं है। एंड उनके पास अगर मास्टर्स डिग्री 55% की तो चल जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट में, आप पूरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। बस ये है कि मास्टर्स में 55% होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सिर्फ फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन के लिए, मेक श्योर कि आप ये नोट करें। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो एज में आपकी 21 से लेके 42 आप ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 20 के हैं तो एलिजिबल नहीं, बट अगर आप 21 के तो ये सब एलिजिबल हैं, और 42 से ऊपर आपकी एज नहीं हो सकती। 42 इज द एज लिमिट। तो 21 से 42 वाली एज लिमिट हो गया, ठीक है। एंड येस, कुछ बच्चे मैंने देखा कि कुछ ऐसे लिख रहे थे कि जो भी नेट अपेयरिंग है, नो, अगर आपका नेट अपेयरिंग जो भी आने वाले हैं, जो भी लाइक अगस्त में एग्जाम देंगे, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सो अगर आप अपेयर करने वाले हैं, सो दिस इज नॉट फॉर यू। एंड या पीएचडी कर रखी है मतलब वो अलग बात है, बट या अगर आप सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आपका नेट है, आपको जहाँ पे मतलब अगर आपकी एलिजिबिलिटी में नेट आता है, ठीक है, तो वो अभी जो अपेयरिंग है वो काउंट नहीं होगा, आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो मत भर लेना अगर आप लोग अभी अपेयर में हैं और आपका नेट नहीं हो रखा है, ठीक है। सो अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, तो एलिजिबिलिटी में लिखा है कि नेट है, जो कि एक्चुअली मांगा ही गया है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में, सो आप नहीं फिल कर सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से नेट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप फिर एलिजिबल हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज स्कीम एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम। सो इस बार सबसे बेस्ट पार्ट ये कि तो काफ़ी मुझे अनबाइस लगा जो इनका तरीका है। दैट इज बिकॉज इन लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट और एक सब्जेक्ट नॉलेज के लिए और फिर इंटरव्यू में मतलब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सेग्रीगेट किया है। सो फर्स्ट आपका होगा एक स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें आपके MCQs आएंगे 100 मार्क्स के टोटल, ठीक है। उसका ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। टोटल मार्क्स होंगे 100, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सो नेट के पेपर से इसे मत कंपेयर करना यहाँ पे, क्योंकि नेट में हम लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हम सब मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सो अगर आपका एक क्वेश्चन सही है और दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे, क्लियर। सो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, 100 मार्क्स के होंगे आपके MCQs, और टोटल 100 MCQs आपके पास होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और 2 घंटे का आपका ये टेस्ट होगा। इसमें 5 ऑप्शन होंगे ABCDE। एंड ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही आपको स्मार्टली यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देखो एक और चीज मेंशन की गई है कि कौन से पेपर्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होंगे और कौन से पेपर इंग्लिश में होंगे। सो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ इंग्लिश में होने वाला है। अब जो बाइलिंगुअल है वो पे मेंशन करेंगे, जैसे कि कॉमर्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और भी बहुत सारे हैं, ये आप देख लेंगे डॉक्यूमेंट में। वो आपके दोनों उसमें मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे गए होंगे। तो एक बार आपका जब स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसके लिए बुलाया जाएगा, विच इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका है वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स। टोटल मार्क्स होंगे 150। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज आई सेड आपको देखना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में मेंशन करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और बाइलिंगुअल कौन कौन से हैं, ठीक है। एंड जो आपका वेटेज है, ठीक है, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो वेटेज है दैट इज 87.5%। सो बहुत ज़्यादा वेटेज आपका जो ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो रखने वाला है। इससे बेस्ट पार्ट एक्चुअली ये है कि इसमें बाइसनेस ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू को केवल 12.5% वेटेज दिया गया है। सो इफ समवन, जैसे यूजुअली हम सोचते हैं कि इंटरव्यू में जाके बहुत फिल्ट्रेशन होती है एंड वहाँ पे जाके समवेयर अगर कोई एक पैनलिस्ट किसी एक की तरफ बाइस्ड है तो हमें लगता है कि मतलब को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे इंटरव्यू में। बट सिंस यहाँ पे वेटेज ही इंटरव्यू को इतनी कम है, ज़्यादा वेटेज नहीं है मतलब, तो मतलब देयर आर चांसेस कि अगर आप
एक्चुअली डिजर्विंग है, ठीक है, और आपने अच्छा काम किया है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो नो वन कैन लिटरली रिमूव यू, नो वन कैन स्टॉप यू। आप अगर वो सीट डिजर्व करते हैं तो आपको मिलेगी। येस, जस्ट मेक श्योर कि आप इंटरव्यू में आप अच्छा करें। बहुत बुरा करके आएंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बट अगर आप अच्छा करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, सो यू आर गुड टू गो। तो जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए एक्चुअली लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ जो है 35% क्रॉस कर दी होगी, ठीक है। फिर आपका होगा इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू के लिए एक्चुअली यहाँ पे 2 बार बुलाया जाएगा, 2 तरीकों से। सो अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट है 35% जो मिनिमम है, ठीक है, उन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट से अगर आपने क्रॉस कर लिया है तो आपको बुला दिया जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, वो फाइनल होने वाला है, फाइनल डिसाइडिंग पॉइंट है वो, ठीक है। उसके बाद उसकी वेटेज होगी 12.5। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर करी जाएगी एंड ये चीज़ें ऐड करी जाएगी। आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका ऐड किया जाएगा और आपका जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। क्लियर? सो ये तरीका होगा, एक पैटर्न होगा, और ये पैटर्न एक्चुअली बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक लेवल, तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करा कि 57,700 से लेके 1,82,000 इसके बीच में शफल होने वाला है। यस, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को देखना है कि सिलेबस क्या है तो HPSC की वेबसाइट पे देख सकते हैं। वहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर रखा है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, जो भी आपका पेपर के लिए होने वाला है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि ये सिलेबस होगा फॉर द टेस्ट। सो मेक श्योर अगर आपको ऐसे स्टूडेंट है जो ये पेपर देने वाले हैं, सो आप सिलेबस देख लें, ठीक है। सो येस, जो कुछ सब्जेक्ट है नोट 2 में अब लिखा हुआ, इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स के लिए, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, इनके लिए यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जाके वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे। सो ये 3 सब्जेक्ट हैं बस जिनके लिए स्किल टेस्ट होने वाला है, इसी के बाद जाके वो आगे जा पाएंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई गई हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको बता दी 21 से 42 ईयर्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पे यस थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप एक बार देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में आपको क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। आपको एक बार फॉर्म थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एक एक वर्ड हमें बहुत मैटर करता है। सो मैं इसीलिए इसको नीचे जाके यहाँ पे पिन कर दूंगी कमेंट्स में, देख लीजिएगा रिजर्वेशन का लिखा हुआ है, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अगर हरियाणा के कोटे में अलग से आते हैं तो आपके लिए अलग से रिलैक्सेशन है। सो मेक श्योर कि आप ये सब कुछ पढ़ लें। तो डॉक्यूमेंट में आई गेस मैंने जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब कुछ वहाँ पे बता दी हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप एज यूजुअल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फीस यहाँ पे बता दी गई है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, 1000 रुपीज़ किसके लिए है, 250 किसके लिए है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आप जिस भी तरीके में जहाँ भी फॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 हो गई, फीमेल कैंडिडेट्स जो भी जनरल कैटेगरी की है कहीं की भी, उनके लिए 250 रुपीज़ है। सो येस, फीमेल कैंडिडेट्स यू मस्ट फिल दिस फॉर्म, की फीस कम है। एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं इस पूरे फॉर्म में। फॉर्म बहुत बड़ा है गाइस, प्लीज़ पढ़ लेना, एक एक चीज़ ध्यान रखना। और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, सो मेक श्योर आप वो करें। स्कैन कॉपी आपको अपने पास रख देनी चाहिए। सो एक्चुअली देखो एक पॉइंट है, अगर आप कोई ऐसे हैं जो आगे जाके भी सब फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है, तो हमेशा अपने हर एक डॉक्यूमेंट का ना स्कैन कॉपी रखो। अपने 10, 12, ग्रेजुएशन मार्कशीट, नेट, रेट कार्ड, सबके आपके पास स्कैन कॉपीज होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हर जगह जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना स्कैन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वहाँ पे फिल करना है, अपलोड करना है। अपना सिग्नेचर आपको वहाँ पे स्कैन कर देना चाहिए। एंड अपनी फोटो वाला जो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है, वो भी। नेट, JRF, स्लेट सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ आपके पास है उसको आपको वहाँ पे स्कैन कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस डॉक्यूमेंट। एंड मैं डॉक्यूमेंट अटैच करने वाली हूँ, तो एक बार प्लीज़ अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट है जो ये फिल करने वाले हैं तो एक बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो, ताकि आपको एक एक चीज़ वहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। बिकॉज इतने सारे वर्ड्स थे, मे बी मैंने कुछ मिस कर दिया हो, बट आप लोगों को पढ़ना होगा क्योंकि आप उसे फिल करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे नॉलेज प्लस मेरे से जो मैंने नॉलेज गेन किया है, प्लस आपको डॉक्यूमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, बिकॉज अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं डॉक्यूमेंट में पढ़ूंगी और मैं आपको समझा दूंगी। एंड प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप डिजर्विंग हैं, आपके सब्जेक्ट में काफ़ी सारी सीट्स हैं, जैसे कि मेरे सब्जेक्ट में सीट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 सीट्स हैं, तो मैं आई एम नॉट प्लानिंग टू फिल दिस फॉर्म टू बी ऑनेस्ट। एंड बिकॉज मुझे थोड़ी सीट्स चाहिए, ठीक है, 2 के बाद आई डोंट वांट टू बी दैट डीमोटिवेटेड राइट नाउ, बट ठीक है, आपके सब्जेक्ट में अगर सीट्स हैं काफ़ी सारी हैं एंड यू सी अ पॉसिबिलिटी, तो प्लीज़ फिल करना इस फॉर्म को, बिकॉज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू हैव अ गुड गवर्नमेंट जॉब। एंड आई रियली होप कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए।
सो बी प्रिपेयर्ड, सिलेबस देख लो, तैयारी पे लग जाओ, बिकॉज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हर कोई सरकार इतनी बार इतनी सीट्स नहीं निकालती है, ठीक है, सालों बाद ये सब चीज़ें आई हैं, ये सीट्स भी बहुत सालों बाद आई हैं। सो यू आर लकी इफ यू आर गेटिंग टू डू दिस राइट नाउ, बिकॉज नेक्स्ट सरकार पता नहीं कब कितनी सीट्स निकालती है, यू नेवर नो। तो अभी के लिए दिस इज इनफ एंड यू गाइज कैन डू दिस, सो बी रेडी। And okay, so that's it for today's video and I really hope that this was helpful and please do let me know आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट है, so I'm ready to answer, ठीक है। Okay, so I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye, take care.